Good morning, aspirants. Welcome to Shivana Ice Academy's YouTube channel. शिवाना आइस अकेडमी के जियोग्राफी सीरीज में आज एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. ओजोन लेयर के बारे में, कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, कॉस्मिक रेज कहाँ होती हैं, रेडियो वेव्स कहाँ होती हैं, मैनी मोर क्वेश्चंस. हम 15 मिनट का ये सेशन लेंगे. इसमें हर चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं. सबसे पहले एक छोटी बात से मैं डिस्कस करूं तो ये हमारी अर्थ है और आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो अर्थ है इसके सराउंडिंग जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं, वेपर्स की फॉर्म में जो गैसेस होती हैं उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एटमॉस्फेयर. एटमॉस होता है वेपर और स्फेयर होता है एक एरिया, स्फेरिकल एरिया. वहां जहां से हम एयर ब्रीथ करते हैं वहां से शुरुआत होती है एटमॉस्फेयर की, जो ट्रोपोस्फेयर है. और ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर से लेके मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जहां डिफरेंट एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं. अब अंडरस्टैंड करें हम लोग सिंपल भाषा में. मैंने पहले सिंपलीफाई कर दिया ये, या इन चीज़ों को मैंने बता दिया कि ये जो मैं बात मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है ये कैसे वर्क करती हैं. एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, ये माने ये जो बाहर गैसेस प्रेजेंट हैं, ये गैसेस हमें छोड़ के क्यों नहीं चली जाती. ये जो गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कुछ सवाल आपको आएंगे कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, तो 78% है. ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो 21% है. ऐसे कई मुद्दों पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है, एंड मैनी अदर क्वेश्चंस. ऐसे आर्गन है 0.9% और CO2 इज 0.003%. और ऐसे ही कई अदर्स गैसेस हमारे पास प्रेजेंट हैं जो मिलके 100% कॉम्पोजिशन करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस, ये मिलके 100% गैसेस बनाती हैं, एटमॉस्फेयर बनाती हैं हमारे लिए. अब सवाल ये उठता है छोटा सा कि ये गैसेस हमें छोड़ के चली क्यों नहीं जाती, ये गैसेस यहीं पे क्यों मौजूद हैं, ये लुप्त क्यों नहीं हो जाती हैं, या हमें छोड़ के क्यों नहीं चली जाती हैं. तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो इनको बाहर ना जाने से रोकती है. ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो इनको बाहर जाने से, तो ग्रेविटी इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस कि ये गैसेस हमारे वायुमंडल में या हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट हैं और वहीं प्रेजेंट रहेंगी. अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि अगर गैसेस जो है वो चाहें कि वो बाहर जाएंगे, माने होता क्या है कि आप जानते हैं कि उल्का पिंड नाम की चीज़ होती है, और हम ये भी जानते हैं करोड़ों साल पहले उल्का पिंड कहते हैं, मैट्रॉइड्स होते हैं. उल्का पिंड होते हैं मैट्रॉइड्स, माने दूसरे ग्रह के चट्टानों के टुकड़े जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से पृथ्वी पे आ जाते हैं. लेकिन हमारी जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं चारों तरफ, ये गैसेस उसको आने से रोकती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जला देती हैं, गला देती हैं. लेकिन कई उल्का पिंड या कई जो मेटेरॉइड्स हैं वो ऐसे होते हैं कि वो इतने फास्ट आते हैं कि उनको गैसेस से रोकना भी मुश्किल होता है, माने वायुमंडल को रोकना मुश्किल होता है, और वो हमारी पृथ्वी पहुंच जाते हैं. आज से करोड़ों साल पहले जो डायनासोर्स का राज था दुनिया पे, उसको अंत करने में, उसका खात्मा करने में जो है वो उल्का पिंड का हाथ रहा है, मेटेरॉइड्स का हाथ रहा है. अब सवाल यहाँ से ये उठता है, करोड़ों साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए थे, 85% प्लांट्स खत्म हो गए थे, क्योंकि वो इतना बड़ा जो चट्टान थी जो पृथ्वी पे आके गिरी थी और उससे जो गैसेस निकली थी उससे अरे परे के सारे जीव और अरे परे के सारे प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे. ये डिफरेंट क्वेश्चंस हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंड करना कि उल्का पिंड, मैटेरॉइड्स जो दूसरे ग्रह से आते हैं, जैसे कुछ चट्टानें होती जो टूट के गिरती
दिखती हैं, तो अगर वो बहुत ही छोटी हैं तो वो गैसेस की वजह से रिएक्ट होकर टूट के वहाँ पे गिर जाएंगी और वो पहुँच नहीं पाएंगी। लेकिन कई ऐसे हैं जो पहुँच जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय करते हैं अर्थ को। तो उल्का पिंड से बचाती है हमें। पहली कहानी क्या है? एटमॉस्फेयर। अब इसके ऊपर सवाल हम अंडरस्टैंड करें कि उल्का पिंड या मैनी अदर थिंग जो हमने अंडरस्टैंड कर ली है। मैंने आपसे ये सवाल कहा कि क्या रीजन है कि जो गैसेस हैं हमें छोड़ के नहीं जाती हैं। आप अंडरस्टैंड करना कि जो गैसेस ट्रेवल करती हैं वो 300 से लेके करीबन 450 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं 300 से लेके 450 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती हैं। लेकिन अगर गैसेस को उड़ जाना है, अगर माने गैसेस यहाँ से उड़ जाती हैं, तो गैसेस को उड़ने के लिए जो स्पीड चाहिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चाहिए। माने इतनी स्पीड जब गैसेस ट्रेवल करेंगी उसके बाद ही वो वायुमंडल को छोड़ के जाएंगी, जो अभी तक फिलहाल क्या है? इम्पॉसिबल एक थॉट है, क्योंकि अभी सिर्फ 450 मीटर पर सेकेंड है। और अगर एयर्स को मूव करके जाना है तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चलना पड़ेगा हमारी डिफरेंट गैसेस को, तभी ऐसा होगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से दूर होके और वो वायुमंडल छोड़ के कहीं चली जाएंगी। पर अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि हमारा स्पीड इतनी नहीं है गैसेस की, और ना होगी, इतनी ही रहेगी। अब सवाल ये कि जो पहली लेयर है अर्थ के बाहर, जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर है गैसेस की, अर्थ के बाहर ये जो गैस प्रेजेंट है, गैसेस की लेयर जो प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर 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 इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का हिंदी अर्थ होता है क्षोभ मंडल। और आप ये बखूबी जानते हैं कि जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, बर्फ गिरना, बारिश होना, हवा चलना, तूफान आना से लेके हजारों और चीजें, सारी की सारी नेचुरल एक्टिविटीज यहां होती हैं। सारी नेचुरल एक्टिविटी, जितनी भी नेचुरल एक्टिविटी होती हैं, जेट स्ट्रीम्स आती हैं, बारिश होती है, तूफान आता है, बर्फ पड़ती है, हवा चलती है, स्ट्रीम आती हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो कि नेचुरली होती हैं, वो सारी की सारी होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। हमारे अर्थ क्रस्ट जहां पे हम रहते हैं, अर्थ क्रस्ट, इससे करीबन 18 किलोमीटर की दूरी तक हमें जो लेयर मिलती है गैसेस की, उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। आप ये भी अंडरस्टैंड करना कि सारी नेचुरल एक्टिविटीज तो यहां होती हैं, इसके साथ में जो जेट होते हैं, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, ये हेलीकॉप्टर्स भी इसी पर्टिकुलर जो हमारे पास लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है इसमें ट्रेवल करते हैं। तो आपसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से एक आंसर ये भी है। अब सवाल ये है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती जाती है ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में अगर आप 165 मीटर की हाइट तक जाते हैं तो 1 डिग्री गिरावट आती है टेम्परेचर में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 165 मीटर हाइट पे जाएंगे तो उस 165 मीटर हाइट से क्या चीज़ होगी? 165 मीटर की हाइट से ये होगा कि आप 1 डिग्री उसमें तापमान में कमी आ जाएगी। अब सवाल ये है कि इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, और चीज़ों पे चलूँ मैं लास्ट दफ़ा, सबसे पहली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं।
और हवा चलना, बर्फ गिरना, बारिश होना, हेलीकॉप्टर चलना, एसिड रेन होना, जेट स्ट्रीम चलना, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। आप जानते हैं कि अभी आर्मी के जो चीफ थे विपिन रावत, उनके हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे। क्या हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनकी मृत्यु हुई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने का रीजन ये होता है कि जो हेलीकॉप्टर ट्रेवल करते हैं वो चलते हैं ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभमंडल में, और क्षोभमंडल में हवाएं, तूफान, बारिश सब चलती हैं। लेकिन जो जहाज होते हैं, दूसरे हवाई जहाज, वो चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे हवा नहीं है, जहाँ मौसम नहीं है, जहाँ पे कोई विंड नहीं है, जहाँ कोई बर्फबारी नहीं है। यही रीज़न है कि हेलीकॉप्टर जब चलते हैं तो उनको बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। आगे बर्फ पड़ सकती है, कुछ सकता है, लेकिन हवाई जहाज जो है इससे ऊपर ट्रैवल करते हैं, इसलिए कई बार 1.5 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए वो सीधे ट्रैवल करते रहते हैं ऑटो पायलट पे। पायलट सो जाता है कई बार, या कोई रिलैक्स रहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको चलाने में इश्यू है, क्योंकि वो नेचुरल फिनोमिना में चलते हैं, और जो जहाज, हवाई जहाज है, वो इससे ऊपर चलते हैं जहाँ पे फिनोमिनाज होते नहीं हैं, जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती ही नहीं है। इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर से दूसरी कहानी बोलूं मैं कि ट्रोपोस्फेयर से आगे चीज क्या है, तो उस पे आते हैं। ट्रोपोस्फेयर से आगे चीज क्या है, तो लीजिएगा, दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर, एंड दिस इज थर्ड लेयर। अब हमने कहा क्या, ये दूसरी लेयर पे हमारी बातें आई हैं। हमने ये चीज डिस्कस की कि ये अर्थ है, अर्थ के बाहर ये है 18 किलोमीटर तक, और 18 किलोमीटर तक ये वो एरिया है जहाँ पे नेचुरल फिनोमिना होते हैं। अर्थ के बाहर जो गैसेस प्रेजेंट है 18 किलोमीटर तक, वहाँ नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं। लेकिन 18 से लेके आगे चलेंगे हम, कुछ पर्टिकुलर एरिया पे करीबन ये मेंशन किया जाता है कि 30 से 50 किलोमीटर तक। तो 18 से 50, फिर 50 से 80, इस तरह से। तो ये 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक ये जो गैसेस बन रही हैं, ये वाला जहां पे मैं येलो निशान लगा रहा हूं, ये एरिया, जहां पे येलो येलो मैंने लगाई हुई है लाइन, इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। ये जो एरिया है गैसेस का, जो 18 से 50 किलोमीटर तक है, इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, माने समतापमंडल। बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर माने जो टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फेयर का, वही टेम्परेचर लेवल सेम रहता है स्ट्रेटोस्फेयर का। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में एक खूबसूरत बात यह है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, O3, ओजोन लेयर, एक पॉइजन गैस है, जहरीली गैस है। लेकिन ओजोन गैस का बेहतर होना या हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट होना हमारे लिए क्यों अच्छा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है ओजोन गैस। अब ये 50 किलोमीटर तक तो है, लेकिन ओजोन की लेयर पूरे स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं फैली हुई है। 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में जो लेयर है उसे कहा जाता है ओजोन लेयर। माने 30 किलोमीटर जाएंगे आप अर्थ क्रस्ट से वायुमंडल की ओर को, तो 30 से 40 किलोमीटर के बीच में जो लेयर आपको मिलती है उसे कहते हैं ओजोन लेयर। अब अंडरस्टैंड करना ओजोन लेयर की कहानी क्या है, उसमें फटाफट डिस्कस कर दूं आप लोगों को मैं। ओजोन लेयर कहाँ जैसे है, और मैं एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्म करता हूं मैं। जैसे ये हमारे पास रही अर्थ, ये हमारे पास रहा ट्रोपोस्फेयर, ये हमारे पास रहा स्ट्रेटोस्फेयर, और दूसरे पेन से मैं चेंज करता हूं और आपको इंतला करता हूं कि स्ट्रेटोस्फेयर एग्जैक्टली चीज़ है क्या, सॉरी इसके अंदर जो लेयर्स है वो है क्या। ये है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो मैं दूसरे कलर से चेंज कर रहा हूं, ये है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। और आप जानते हैं कि जो अर्थ से, सॉरी सन से जो दैट इज रेज आती हैं सूर्य से, सूर्य की जो किरणें होती हैं, सन बनाया ये मैंने, सन, सन है ये। सन से जो रेज आती हैं, कहां को, अर्थ को,
सूर्य की जो किरणें आती हैं अर्थ को, उसके अंदर अल्ट्रा वॉयलेट रेज होती हैं जो ह्यूमन स्किन के लिए कैंसर तक दे सकती हैं। जो रेज अल्ट्रा वॉयलेट रेज होती हैं जो कि स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, सूर्य की रेज, अल्ट्रा वॉयलेट रेज जैसे ही अर्थ पे आती हैं, ओजोन लेयर जो है ये O3 जो ओजोन लेयर है ये इसको आने से रोकती है। किसको? सूर्य की अल्ट्रा वॉयलेट रेज को। अल्ट्रा वॉयलेट रेज अगर अर्थ पे पहुंच जाएगी तो स्किन कैंसर होगा, और स्किन कैंसर से बचाती है, माने कुछ आ जाती हैं लेकिन वो हार्मफुल नहीं होती हैं। तो ज़्यादातर जो सूर्य से अल्ट्रा वॉयलेट रेज आती हैं उसको रोकती है ओजोन लेयर। तो ये जो लेयर है ये ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर बचाती है। अब ये ओजोन लेयर पतली मोटी कब होती है, इसके क्या रीजन है, उसके ऊपर सवाल पढ़ते हैं हल्का सा। नंबर 1, यूपीएससी में सवाल आया था कि ओजोन लेयर पतली और ओजोन लेयर मोटी कब होती है। सर्दियों में ओजोन लेयर मोटी हो जाती है, लेकिन गर्मियों में ओजोन लेयर पतली होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन अ सेंस ऑफ ओजोन की लेयर पतली कहाँ मिलेगी आपको, कि 4 ऑप्शंस दिए जाएं कि कश्मीर में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी या कन्याकुमारी में, तो आंसर वुड बी कन्याकुमारी। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया हुआ है कि कहाँ पे ओजोन लेयर पतली देखने को मिलेगी। ओजोन लेयर पतली होने के 3 रीजन। पतली होना माने अगर ओजोन लेयर पतली हो गई तो इसका अर्थ ये होगा कि ओजोन लेयर में ओजोन होल हो जाएंगे, जिससे अल्ट्रा वॉयलेट रेज जो है वो धरती पे पहुंच जाएगी और जिससे स्किन कैंसर तक की बीमारियां हो सकती हैं। ओजोन लेयर मोटी है तो वो हमें अल्ट्रा वॉयलेट रेज से बचा रही है, लेकिन ओजोन लेयर पतली होने के 3 रीजन। नंबर 1, बहुत ज्यादा हीट, गर्मी, जहां गर्मी ज्यादा है वहां ओजोन लेयर कम होगी। दूसरी, नेचुरल फिनोमिना, माना यह जाता है कि जहां -80 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा, माने नेगेटिविटी में, तो -80 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाता है इससे ज्यादा, -90, -100 ऐसे हो जाता है, तो ये -80 डिग्री पे एक क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। -80 डिग्री पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से, क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से वो रिएक्ट करती हैं गैसेस से, जिसकी वजह से लेयर पतली होती है। तो 2 रीजन है, या टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो या टेम्परेचर बहुत ही कम हो, इससे ओजोन लेयर डिप्लीट होती है या पतली हो जाती है। तीसरा रीजन क्या है ओजोन लेयर पतली होने का? आपको हजारों बार मैगजीन्स ने कवर किया होता है कि हमारी शेविंग क्रीम है से लेके हम एसीज यूज करते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये कहा जाता है कि एसी का यूज जितना कम किया जाए उतना बेहतर होगा आने वाली जनरेशन्स के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ रीज़न कि जो ये हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या हमारे पास जो चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, कॉल्ड एसीज हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, मशीन्स हैं, इनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है, और क्लोरीन जब भी रिएक्ट करती है ओजोन से, तो ओजोन से रिएक्ट करके वो ओजोन का एक एटम उड़ा देती है, जिससे ओजोन लेयर कन्वर्ट होती है O2 में, एंड दैट इज अ रीजन कि उसके पतले होने से अल्ट्रा वॉयलेट रेज अंदर घुस जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, साइंटिस्ट क्यों कहते हैं या एक्सपर्ट्स क्यों कहते हैं कि एसी का यूज नहीं करना है, रेफ्रिजरेटर्स का यूज, इन अ सेंस ऑफ बाकी रिमेनिंग अदर थिंग्स का यूज, घड़े यूज करने चाहिए कहा जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने से क्लोरीन रिएक्ट करती है ओजोन से, जिससे ओजोन लेयर पतली होती है। एसएससी के अंदर सवाल क्या आया था कि पतली लेयर या ओजोन होल कहां पे देखने को मिले हैं, तो ओजोन जो छेद कहते हैं उसको या फिर होल कहते हैं, ये 2 बार देखने को पहले मिले हैं अंटार्कटिका में। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि ओजोन होल कहां पे देखने को मिले हैं, आंसर वुड बी अंटार्कटिका। और कहा जाए लेटेस्ट कहां पे है, तो आर्कटिक सर्कल पे। लेटेस्ट एक अभी जो साइंटिस्ट ने कहा है वो आर्कटिक सर्कल पे पाया गया है। तो बहुत ही ये अजीब बात है कि आप मुझसे ये पूछेंगे
कि आप ये कह रहे हैं कि गर्मियों में ओजोन लेयर पतली होती है, आप ये कह रहे हैं कि जो हम एसी यूज़ करते हैं उसकी गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवा छोड़ते हैं हम लोग, या फिर फ्रिज से निकलती हैं ट्रांसफर हवाएं जो होती हैं, तो उसके रीज़न से होता है। लेकिन मैंने इंतला किया आपको, टेम्परेचर अगर -80 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो उससे भी पोलर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती हैं, और पोलर क्लाउड फॉर्मेशन जो होती है वो रिएक्ट करते हैं वायुमंडल में, जिससे ओजोन लेयर पतली होती है। यही रीज़न है कि अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता है, उसके बावजूद भी जो होल है वो अंटार्कटिका में देखने को मिले हैं। आर्कटिक सर्कल जहां बहुत ही लेस मूवमेंट है, कम लोग रहते हैं, फिर भी वहां पे लोगों की मूवमेंट ना होने से ही ज़्यादा देखने को मिलती है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। सवाल वुड भी कि 2 छेद, ओजोन लेयर में छेद कहाँ पाए गए हैं? आंसर वुड बी अंटार्कटिका। और अभी लेटेस्ट कहाँ पे है? तो आर्कटिक सर्कल में। ये 2 हमने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं, वन इज ट्रोपोस्फेयर एंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसके एग्जैक्टली बाद 2 चीज़ें अगर आपको मैं कहूँ, इसके बाद जो तीसरी हमारे पास लेयर है वो है हमारे पास मेसोस्फेयर, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ के बाहर हमारे पास आ गया ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाहर आ गया स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाहर गया मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर। तो ये जो मैं सिंपली मेंशन कर रहा हूँ, लास्ट 2 मिनट्स आई हैव, ये जो पहली थी, ये दूसरी थी, ये है ट्रोपोस्फेयर, ये है स्ट्रेटोस्फेयर, ये है मेसोस्फेयर। कोल्डेस्ट, मध्य मंडल जो है वो कोल्डेस्ट, सबसे कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है? मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। और इसके बाद जो हमारे पास थर्मोस्फेयर है वो हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तीन चार चीजें मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, फिर इसके सेकंड वर्जन पे आऊंगा मैं लास्ट दफा। क्या हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर होने से 3 चीज़ें अच्छी क्या होती हैं? नंबर 1, उल्का पिंड जो गिरते हैं उससे बचते हम लोग हैं विनाश होने से। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सन से, उससे हम बच जाते हैं क्योंकि वायुमंडल उसको आने से रोकता है स्ट्रेटोस्फेयर में। और तीसरा हमारे पास ये है कि हम जो ये मेंशन करते हैं कि हॉटेस्ट लेयर है और कोल्डेस्ट लेयर है, तो हमने ये बात कही कि जो स्किन कैंसर्स होते हैं उससे हम बचते हैं, उल्का पिंड गिरते हैं उससे हम बचते हैं। ऐसी कई नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम बच जाते हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होती हैं। अब सवाल डिफरेंट क्या होंगे? हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है? थर्मोस्फेयर। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है? मेसोस्फेयर। कहाँ उड़ते हैं जहाज? स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ प्राइवेट जेट, नेचुरल फिनोमिनास कहाँ पे होते हैं? तो है ट्रोपोस्फेयर में। ये सारे सवाल हमारे पास हैं। इसके बाद एक्सोस्फेयर है, वायुमंडल, वो अलग कहानियां हैं। लेकिन सवाल आएगा कि एटमॉस्फेयर से एक नेचुरल और फिनोमिना क्या होता है? तो ये कि एटमॉस्फेयर के होने की वजह से दिन जो है वो 4 मिनट के लिए बढ़ जाता है। दिन 4 मिनट के लिए बढ़ता है, इसमें चेंज आता है। चेंज कैसे? जैसे आप देखते हैं कि बाल्टी में आप सिक्का डालेंगे तो सिक्का डालने से वो बड़ा दिखता है, वाटर रिफ्लेक्शन से वो बड़ा दिखता है कि भाई ऐसा लगता है कि सिक्का बड़ा है। वही फिनोमिना सेम होता है एटमॉस्फेयर में। जब सूरज सुबह निकलता है तो वायुमंडल में गैसेस प्रेजेंट होने के रीजन से हमें ये लगता है कि निकल गया है, पर वो निकला होता नहीं है। 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है वो। और जब सूर्य अस्त होता है तो हमें दिखता है कि सूर्य अस्त हो गया होता है, पर हमें लगता है कि अभी हुआ है या हो रहा है, तो वो दिखता है वहां पे। तो 2 मिनट की अवधि हमें दिखती है मॉर्निंग में और 2 मिनट की हमें इवनिंग में। 4 मिनट का फर्क पड़ता है एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होने से सूर्य के अस्त और सूर्य के उदय होने में। ये एनसीईआरटी का सवाल है। 4 सवाल फटाफट से। नंबर फर्स्ट सवाल कि अगर वायुमंडल की गैसेस को वायुमंडल छोड़ के जाना है तो गैसेस को कौन सी स्पीड से चलना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि गैसेस चलती कैसे हैं? 350 मीटर पर सेकंड, 450 मीटर पर सेकंड ऐसे चलती हैं गैसेस ज़्यादातर। लेकिन जो गैसेस
चलनी चाहिए वायुमंडल छोड़ने के लिए वो 11.2 है किलोमीटर पर सेकंड, जो कि होने वाला मुश्किल है। 4 मिनट की वृद्धि होती है एक दिन में बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। और कहाँ पे छेद है एटमॉस्फेयर में, तो वो है अंटार्कटिका में। ट्रोपोस्फेयर में 165 मीटर की हाइट बढ़ने पे 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। जैसे ही आप अर्थ क्रस्ट से 165 मीटर ट्रोपोस्फेयर में जाएंगे, आपको 1 डिग्री का फॉल मिलेगा। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के अंदर आए हुए हैं। ऑन द वेरी सीरियस नोट, अगला सेशन जो भी होगा उसके अंदर क्वेश्चंस लेके आऊंगा फटाफट से मैं। और मेसोस्फेयर सबसे बाहरी है। आयनोस्फेयर में होती हैं रेडियो वेव्स, जिससे हम रेडियो चैनल चलाते हैं, रेडियो सुनते हैं। कॉस्मिक रेज वहाँ प्रेजेंट होती हैं। ऐसे कई और क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन ये सवाल जो छोटे छोटे मैंने मेंशन आपको किए हैं, इससे एसएससी के अंदर सवाल 100% एक बनता है। इंतला करें मुझे अगर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो। यहाँ फिनिश करूँगा मैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स को। इसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो होंगे उसको लेके हाजिर होऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।